हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टीचिंग एग्जाम्स। इस चैनल पर हम सी टेट, एस टेट, यूपी टेट, रीट एंड अदर टीचिंग एग्जाम के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। आज हम करने वाले हैं रीट लेवल 1 का 2015 का क्वेश्चन पेपर। हम इसे फुल एक्सप्लेन करेंगे, एक एक क्वेश्चन को आपको समझाते हुए चलेंगे। आपको एक क्वेश्चन के साथ और भी कई क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे। आज इस पार्ट में हम फर्स्ट पार्ट करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, खालिस्तान मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है तनाव, बी पिछड़ापन, सी डिसलेक्सिया, डी इनमें से कोई नहीं। आप में से किसी को अगर ये आता है, इसका आंसर आता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डिसलेक्सिया। बेसिकली डिसलेक्सिया एक प्रकार का रीडिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें बच्चे वर्णमाला को सीखने में, शब्दों और नामों को याद करने में पहले और बाद के दाएं और बाएं आदि में भेद नहीं कर पाते, उसको समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। ऐसे बच्चे अक्सर भाषण देने में संकोच करते हैं और हल्का सा हकलाते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि खालिस्तान है, साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 70 से कम, ऑप्शन नंबर बी 70 से ऊपर, ऑप्शन नंबर सी 80 से 100 के बीच, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा हमारा, अगर किसी को आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 70 से कम। जितने भी मनोवैज्ञानिकों ने इसकी अपनी परिभाषाएं दी हैं, बुद्धि लब्धि को वर्गीकृत किया है, उसमें एक 70 से कम में ही सभी को, यानी साधारणतः मानसिक न्यूनता की बात करें तो 70 से कम में मानसिक न्यूनता वाले छात्रों को रखा है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी के अकॉर्डिंग भी ये मानसिक पिछड़ेपन में सामान्यतः बौद्धिक कार्य सामान्य से कम स्तर के होते हैं, और टर्मन ने अपने बुद्धि लब्धि के 70 से कम वाले बालकों को मंदबुद्धि कहा है। इसी तरह स्किनर ने मानसिक मदता के लिए कई शब्द यूज किए हैं, जैसे मंदबुद्धि, अल्प बुद्धि, विकल्प बुद्धि, धीमी गति से सीखने वाले आदि मूल शब्दों का उन्होंने यूज किया है। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, खालिस्तान बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। ऑप्शन नंबर 1 पिछड़े हुए, ऑप्शन नंबर बी प्रतिभाशाली, ऑप्शन नंबर सी मानसिक रूप से पिछड़े, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा हमारा, किसी को आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और लास्ट में अपने स्कोर लिखना मत भूलना, 30 में से कितने मार्क्स आए। इसका हमारा आंसर होगा प्रतिभाशाली छात्र। अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, यानी जो हमारे सामने नहीं होते, अमूर्तमान, जो हमारे मूर्त रूप में हमारे सामने नहीं है, जैसे कि हमें सोचना पड़े। जैसे हम पहाड़ के बारे में बता रहे हैं तो पहाड़ की संकल्पना दिमाग में हो और उसके अकॉर्डिंग हम उस क्वेश्चन को या उस कॉन्सेप्ट को बच्चों को समझाएं, यानी अमूर्त प्रत्यय को एक्सप्लेन करें। ऐसी उनको ग्रहण करने की या उन्हें समझने की जो सबसे ज़्यादा अच्छी कैपेबिलिटी होती है वो होती है प्रतिभाशाली छात्रों में। इसी तरह अगर हम मनोवैज्ञानिकों को लेकर चले, हमें पहले ही कहा था, हम एक क्वेश्चन के साथ कुछ अलग भी कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में जो भी आते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करती चलूँगी, ताकि एक क्वेश्चन के साथ आपके 2-3 क्वेश्चन और कवर अप होते चले। स्किनर और हैरीमैन ने हमारे मनोवैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने काफ़ी सारी परिभाषाएं भी दी हैं। स्किनर और हैरीमैन ने प्रतिभाशाली बच्चों की जो विशेषताएं बताई, उनमें कुछ विशेषताएं मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। वो है विशाल शब्दकोश। उन्होंने कहा कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनका विशाल शब्दकोश होता है, मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता होती है, जो हमारे दैनिक कार्य होते हैं, दैनिक कार्यों में विभिन्नता होती है, यानी वो डिफरेंट तरीके से करते हैं, श्रेष्ठ सामान्य ज्ञान होता है और सामान्य अध्ययन में रुचि होती है, उच्च शैक्षिक उपलब्धि होती है, अमूर्त विषयों में रुचि होती है, तीव्र अंतर्दृष्टि और मंदबुद्धि और सामान्य बालकों से अरुचि होती है,
यानी जो सामान्य स्तर के बच्चे होते हैं उनसे वो थोड़ी अरुचि महसूस करते हैं या उन्हें इंटरेस्ट उनमें नहीं लेते, और पाठ्य जो विषय हैं उनमें अत्यधिक रुचि या अरुचि हो सकती है। यानी हो सकते हैं प्रतिभाशाली छात्र यानी पाठ्य पुस्तकों में जो दिए हुए विषय हैं उनमें किसी पर्टिकुलरली एक ही विषय की तरफ ज़्यादा उनका झुकाव हो, दूसरी तरफ ना हो, या हो सकता है कि उनमें सभी सब्जेक्ट्स के प्रति रुझान हो, उन्हें पढ़ते हों और उच्च बुद्धिलब्धि होती है। सो बेसिकली प्रतिभाशाली बच्चों के लिए जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक रहे उन्होंने किसी ने 130 से ऊपर जो उनका बुद्धिलब्धि है उनको प्रतिभाशाली है कहा है, किसी ने 140 से अबव वालों को प्रतिभाशाली कहा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। यानी जिससे हमारा स्ट्रेस कम हो, टेंशन रिड्यूस हो, उसके कुछ अप्रत्यक्ष ढंग कौन कौन से हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है समस्या समाधान विधि, बी है रक्षात्मक यांत्रिकता यानी डिफेंस मैकेनिज्म, सी है व्यक्तिगत विधि, और डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। एनी गेसेस क्या होगा इसका आंसर? यस, ऑप्शन नंबर 2 रक्षात्मक यांत्रिकता यानी डिफेंस मैकेनिज्म। बेसिकली जब व्यक्ति समय की मांग के अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर पाते, यानी टाइम के अकॉर्डिंग जो मांग हो रही है कि हाँ हमें ये बदलाव करने चाहिए या हमें ये मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाते तो उनका तनाव बढ़ जाता है, यानी टेंशन के शिकार हो जाते हैं। और तनाव और मानसिक रोगों से बचने के लिए जो भी उपाय अपनाए जाते हैं उनको हम कहते हैं रक्षात्मक युक्तियाँ। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, बी सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, ऑप्शन नंबर सी रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, ऑप्शन नंबर डी विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना। तो इसका आंसर एनीवन, किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी रहने के लिए स्वस्थ परिवेश। तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसमें पूछा है कौन सी समस्या नहीं है, तो बाकी तीनों इसमें समस्याएं दी हुई हैं। जैसे सीखने का अभाव, ये समस्या है, सामाजिक रूप से जो वंचित बच्चे हैं उनको प्रेरणा नहीं मिल पाती है सीखने की, तो ये एक समस्या है। सृजनशीलता को पोषित ना होने की एक समस्या है, नहीं मिलता। ऑप्शन डी है हमारा विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना पड़ता है, उन्हें करना पड़ता है, तो ये भी एक समस्या है। तो ऑप्शन नंबर सी रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, ये इसकी समस्या नहीं है। सामान्यतः ऐसे बालक जो सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक प्रताड़ना का शिकार इन्हें होना पड़ता है, तो सामाजिक रूप से वंचित बालकों में स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल पाती है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी हैं आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर या इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली हमारे 3 तरह के चर होते हैं, आश्रित, स्वतंत्र और मध्यस्थ। स्वतंत्र जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, जो इंडिपेंडेंटली काम कर सके, आश्रित चर यानी जो डिपेंड हो किसी पर, और मध्यस्थ जो बीच की कड़ी का काम करे। तो शिक्षण में स्वतंत्र कौन होगा? स्वतंत्र होगा अध्यापक यानी शिक्षक, और आश्रित कौन होगा? बच्चा होगा यानी विद्यार्थी होगा, और मध्यस्थ इनके बीच की कड़ी का काम क्या करता है? पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्रियाँ, यानी मध्यस्थ चर होते हैं हमारे पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्रियाँ। स्वतंत्र रूप से काम करता है हमारा शिक्षक, यानी सब स्वतंत्र चर हुआ हमारा शिक्षक, और आश्रित चर हुआ हमारा विद्यार्थी। सो ऑप्शन नंबर इसमें दिया हुआ शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा हमारा आश्रित चर, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो मूल्यांकन के 3 प्रकार होते हैं। बेसिकली हम मूल्यांकन को 2 तरीके से हम समझते हैं, सतत और व्यापक प्रक्रिया के रूप में। सो मूल्यांकन सतत और व्यापक प्रक्रिया के रूप में होते हैं, जिन्हें छात्रों की सफलताओं का सही अनुमान लगाने के लिए
प्रयोग किया जाता है। इसी में अगर हम बात करें, ये एक अर्जित दर के रूप में होते हैं। तो सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन के ही ये 3 प्रकार हैं, निर्माणात्मक, योगात्मक और CCE। इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, मूल्यांकन का प्रकार नहीं है पूछा है। बाकी जो 3 दिए हुए हैं, निर्माणात्मक, योगात्मक और CCE, ये मूल्यांकन के प्रकार हैं। जो नहीं है वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, मानक। क्वेश्चन नंबर 8, NCF 2005 जो है किस पर बल देता है? करके सीखने पर देता है, रटने पर देता है, समस्या हल करने पर देता है। ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, हर टेट एग्जाम में पूछ लिया जाता है और कई बार पूछा भी जा चुका है। हमारा NCF है, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 बाल केंद्र शिक्षा का दस्तावेज है और इसमें करके सीखने पर ही बल दिया जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? मूल्यांकन के जो त्रिकोण दिए हुए हैं, इन अलग अलग रूपों में इसको समझाया गया है। ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी से है ये क्वेश्चन। तो ब्लूम ने मूल्यांकन को के 3 त्रिकोण बताए हैं, जिसमें होता है पहला शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा होता है मूल्यांकन और तीसरा है अधिगम अनुभव। ये 3 उसमें शामिल हैं। तो जो नहीं है वो क्या है? हमारा शिक्षण अनुभव, यानी ऑप्शन नंबर C राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा, उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है। ऑप्शन नंबर B, समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर C, समस्याओं का हल अभ्यास में ले आया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर D, इनमें से कोई नहीं। हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। आपके कितने आंसर सही हुए हैं लिखना मत भूलना, लास्ट में आप टोटल स्कोर लिख देना है इसके कितना होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, हमारा राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, समस्याओं का हल अभ्यास में लाया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 11, RT एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं। ऑप्शन नंबर A 40 घंटे, B 42 घंटे, C 45 घंटे और D 48 घंटे। RT एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग जो शिक्षक के लिए न्यूनतम 45 घंटे होंगे सप्ताह में, इसका प्रावधान RT एक्ट 2009 में दिया गया था। इसके साथ ही 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया। अगर हम बात करें दिन की, तो प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस 200 दिन रखा गया और उच्चतम प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस रखा गया था 220 दिन। क्वेश्चन नंबर 12, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है खाली स्तन की आयु पर। ऑप्शन नंबर A 7 वर्ष, B 11 वर्ष, C 9 वर्ष और D हमारा 6 वर्ष। तो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। क्वेश्चन के साथ साथ आप क्वेश्चन नंबर 12 उसका राइट ऑप्शन लिख सकते हैं, ऑप्शन A, या फिर ऑप्शन को पूरा लिख सकते हैं जैसे 7 वर्ष, जस्ट एन एग्जाम्पल। बट इसका आंसर कितना होगा? 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर B 11 वर्ष। तो आप लास्ट में या तो अपना डायरेक्ट स्कोर लिख दें कि हाँ हमारे इतने मार्क 30 में से 28 आए, 27 आए, या फिर क्वेश्चन के साथ साथ अपने आंसर लिखते चल सकते हैं, ताकि आपको पता रहे कि हाँ हमारी रेट के लिए हम इतने प्रिपेयर हैं और इतने नहीं हैं, कितनी मेहनत की ज़रूरत है और कितनी नहीं है। क्योंकि हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, जैसे क्वेश्चन इसमें आए हैं इसी तरह के क्वेश्चन अभी हमें देखने को मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। हम पिछले जो हमने 12th क्वेश्चन किया है तर्क जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति, तो इसका राइट ऑप्शन था हमारा ऑप्शन नंबर B 11 वर्ष। इसी के साथ अगर पूछ लेते हैं 8 वर्ष या 9 वर्ष या 10 वर्ष। 8 वर्ष की आयु में कहानी याद करना शुरू कर देता है। 9 वर्ष की आयु में समय, तारीख तथा वर्ष का ज्ञान हो जाता है। 10 वर्ष की आयु में कहानी सुनाने की क्षमता, और 11 का हम कर चुके हैं, और 12 वर्ष की आयु में समस्या समाधान शक्ति का विकास हो जाता है।
एक क्वेश्चन से संबंधित कितने क्वेश्चन अगर बन सकते हैं वो मैं आपको करवाती हुई चलूँगी, ताकि कोई भी पॉइंट छूटे ना। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आते हैं तो वो पॉइंट हमारा रह ना जाए। क्वेश्चन नंबर 13, शारीरिक विकास का क्षेत्र खालिस्तान। ऑप्शन नंबर ए स्नायुमंडल, बी मांसपेशियों में वृद्धि, सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डी उपरोक्त सभी। इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो बेसिकली शारीरिक विकास से हमारा तात्पर्य होता है शारीरिक संरचना और उसमें होने वाले परिवर्तन। तो शारीरिक विकास के अंतर्गत बच्चों का बाहर यानी बच्चों के शरीर का बाहर और लंबाई, हड्डियों आदि में विकास तथा मजबूती होना, ये सब शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 14, वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये किसने कहा था? ये स्टेटमेंट किसका था? ऑप्शन नंबर ए वुडवर्थ, बी रॉस, सी एना सत्सी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ये स्टेटमेंट दिया था। आप अगर आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी रॉस। रॉस ने ये कहा था कि वातावरण में भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। और इसी के साथ अगर वातावरण के कुछ अलग स्टेटमेंट देखे जाएं कि किसने क्या कहा था, तो मैं आपको डिस्बर्ड का भी बता देती हूँ, क्योंकि इसमें रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है नेक्स्ट टाइम। तो डिस्बर्ड ने कहा था कि वह हर वस्तु जो किसी वस्तु को घेरे हुए है वो वातावरण कहलाती है। और इसमें सी ऑप्शन दिया है हमारा एना सत्सी। तो इन्होंने कहा था कि वातावरण वह हर वस्तु है जो व्यक्ति की पैतृक के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। और वुडवर्थ जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, वुडवर्थ ने स्टेटमेंट दिया था सभी भारी तत्व जो शरीर को आरंभ से प्रभावित करते हैं वातावरण है। मैंने आपको ए, बी और सी तीनों ही ऑप्शन में जो मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग उनकी बताई हुई परिभाषा को एक्सप्लेन कर दिया है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए समानता सिद्धांत, बी अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, सी औपचारिक नियमों का सिद्धांत, डी इनमें से कोई नहीं। तो गैस करें इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। तो अनुरूप तत्वों के सिद्धांत के अनुसार यानी एक स्थिति में प्राप्त ज्ञान उसी के समान दूसरी स्थिति आने पर उसमें सहायक होता है, तो उसे हम कहते हैं अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। जैसे एग्जाम्पल, अगर संस्कृत किसी ने पढ़ी है तो संस्कृत से प्राप्त ज्ञान हिंदी पढ़ने के लिए मददगार होता है, तो उसी को हम कहेंगे अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? ऑप्शन नंबर ए समानता, बी विभिन्नता, सी प्रत्यागमन और डी अभिप्रेरणा। हमारा राइट आंसर होगा अभिप्रेरणा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि समानता, विभिन्नता, प्रत्यागमन तीनों ही वंशानुक्रम नियम के सिद्धांत हैं। अगर हम तीनों का एक्सप्लेन करें तो समानता का क्या अर्थ है? समानता का नियम बताता है कि मनुष्य की संतान मनुष्य यानी माता पिता जैसे ही होगी, यानी जितने भी बच्चे हैं उनमें जो भी क्वालिटीज़ होंगी दिखने में होंगी वो लगभग अपने माता पिता जैसे ही होंगे। और विभिन्नता का सिद्धांत कहता है कि बच्चे अपने माता पिता से कई बातों में अलग होते हैं। और प्रत्यागमन का सिद्धांत का अर्थ है कि बच्चे अपने माता पिता से विशिष्ट जो उनके गुण होते हैं उनको मतलब ना अपना कर सामान्य गुणों को अधिक अपनाते हैं। जैसे बुद्धि है, कोई माता पिता ज़्यादा बुद्धिमान है, हो सकता है उनका बच्चा अल्प बुद्धि हो, तो प्रत्यागमन का नियम कहता है कि विशिष्ट गुणों को ना अपनाकर सामान्य गुणों को, कुछ उनके जनरल जो गुण हैं उनमें उनको अपना लेता है। जिनको विशिष्ट गुण वो अधिक बुद्धिमान है, हो सकता है वो ज़्यादा बुद्धिमान बच्चे ना हो। क्वेश्चन नंबर 17, खालिस्तान की अवस्था तक बच्चों की दृष्टि और श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकती हैं।
ऑप्शन नंबर ए 3 अथवा 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 6 अथवा 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 8 अथवा 9 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 8 से 9 वर्ष। 8 से 9 वर्ष यानी ये किसके अंदर आता है? बाल्यकाल अवस्था के अंतर्गत आता है। तो बाल्यकाल अवस्था हमारी होती है 6 से 12 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था में बालक की दृष्टि एवं श्रवण जो इंद्रियां होती हैं उनका विकास हो जाता है, यानी वो पूर्णतः विकसित हो चुकी होती हैं। और पूर्णतः विकसित होने का तात्पर्य जिसमें दिया हुआ है कि श्रवण इंद्रियां और दृष्टि पूर्णतः विकसित हो जाती हैं। तो इनका पूर्णतः विकसित होने का अर्थ होता है ध्यानपूर्वक देखने लगता है बच्चा और सुनकर उसका किसी भी बात का सुनकर उसका अर्थ ग्रहण करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 18, इस अवस्था में बालकों की नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए शैशव, ऑप्शन बी उत्तर बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था और डी प्रौढ़ावस्था। सबसे अधिक नई खोज करने की और घूमने की जो प्रवृत्ति बढ़ जाती है उसकी इनिशियल स्टेज जो होती है वो होती है हमारी उत्तर बाल्यावस्था में। इस पर रॉस ने अपनी परिभाषा भी दी थी। उन्होंने कहा था कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है, यानी इस अवस्था में कुछ विशेषताएं उत्पन्न होती हैं, बच्चों में कुछ विशेषताएं आने लगती हैं, जैसे उनकी रुचियों में परिवर्तन होता है, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति होती है, संग्रहण की खोज करने की, सामाजिक गुणों का विकास होने लगता है और रचनात्मक कार्यों में आनंद लेने लगता है और इसमें ग्रुपिज्म आ जाता है, यानी बच्चा टोली बनाना शुरू कर देता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? ऑप्शन नंबर ए भूख, बी पुरस्कार, सी रुचि और डी विश्राम। प्रेरक हमारे दो प्रकार के प्रेरक होते हैं, एक होता है हमारा जन्मजात प्रेरक और एक होता है हमारा अर्जित प्रेरक। जन्मजात प्रेरक और अर्जित प्रेरक। अब सवाल ये आ सकता है कि जन्मजात और प्रेरक और अर्जित प्रेरक ये दो प्रकार किसने दिए, या क्वेश्चन आ जाएगा कि मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरक को दो भागों में बांटा गया है, नाम ऑप्शन में दे देगा। मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरक दो प्रकार के होते हैं, जन्मजात अभिप्रेरक और अर्जित अभिप्रेरक। जन्मजात यानी जो जन्म से होते हैं, जैसे भूख, प्यास, नींद, विश्राम, शीत का, ताप का अनुभव बच्चों को होता है। और अर्जित प्रेरक कौन से होते हैं? जो अर्जित किए जाते हैं, सम्मान, रुचि, आत्म प्रतिष्ठा, पुरस्कार, जीवन का लक्ष्य, ये सब होते हैं हमारे अर्जित प्रेरक। इसमें अर्जित प्रेरक का हमारा जो दिया हुआ ऑप्शन, उसमें हमारे दो ऑप्शन करेक्ट होंगे, एक पुरस्कार और दूसरा हमारा रुचि। ये दोनों ही हमारे अर्जित प्रेरक हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अभिप्रेरणा वर्णित होती है ऑप्शन नंबर ए ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, बी भावनात्मक जागृति द्वारा और सी दोनों यानी ए और बी और डी इनमें से कोई नहीं। अभिप्रेरणा वर्णित होती है हमारी भावनात्मक जागृति के द्वारा। इसमें एक मनोवैज्ञानिक रहे हमारे जेम्स ड्रेवर, उन्होंने अपनी परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा था कि अभिप्रेरणा एक भावात्मक क्रियात्मक कारक है जो कि चेतक और अचेतक लक्ष्यों की और होने वाले व्यक्ति के व्यवहार की दिशा को निश्चित करने का कार्य करता है। अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है, यानी इसका अर्थ होता है कि अभिप्रेरणा भावात्मक जागृति के द्वारा वर्णित होती है। क्वेश्चन नंबर 21, चिंतन मानसिक क्रिया का खालिस्तान पहलू है। ऑप्शन नंबर ए ज्ञानात्मक, बी भावात्मक, सी क्रियात्मक और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ज्ञानात्मक। बेसिकली चिंतन कब विकसित होता है? जब समस्या होती है। इसमें रोस ने अपनी परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा था कि चिंतन
मानसिक क्रिया का एक ज्ञानात्मक पक्ष है, यानी जो परिभाषा दी हुई है वो रोज की परिभाषा के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सेट किया गया है कि चिंतन मानसिक प्रक्रिया का कौन सा पहलू है, ज्ञानात्मक पहलू है। तो चिंतन समस्या समाधान संबंधी एक मानसिक व्यवहार है। इसमें आरंभ से अंत तक कोई ना कोई समस्या हमेशा विद्यमान रहती है और चिंतन एक संज्ञानात्मक क्रिया भी मानी जाती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पारंपरिक अनुकूलन, बी मनोविज्ञान, सी वातावरण, डी मनोदैहिक। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पारंपरिक अनुकूलन। तो इसके संकेत अधिगम की जो परिभाषा दी थी वो दी थी रॉबर्ट गेने ने। अक्सर इस मनोवैज्ञानिक की कुछ परिभाषाएं या कुछ एग्जाम्पल अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने अधिगम को 8 प्रकार से वर्गीकृत किया था और संकेत अधिगम में संकेत मिलने मात्र को ही अधिगम माना। इसमें पहले संकेत दिया जाता है, फिर अनुक्रिया होती है, थोड़े समय के बाद प्राणी को समझ आ जाता है वो कॉन्सेप्ट, देन उद्दीपन होने लगता है। आप इसे पावलोव के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं या फिर एक बच्चे का एग्जाम्पल लेंगे। यानी जब बच्चों का 11 बजे स्कूलों में अक्सर ब्रेक होता है, तो जैसे ही घंटी बजती है उन्हें भोजन के लिए कि घंटी बजी है भोजन मिलेगा। अक्सर गवर्नमेंट स्कूल में भोजन मिलने की प्रावधान होता है। तो घंटी बजी भोजन मिलेगा और कुछ टाइम के बाद बच्चा उसमें ऐसा सेट हो जाता है जैसे अगर भोजन ना भी आए घंटी मिलने के बाद तो वो खाना खाने के लिए तत्पर रहता है। घंटी बजी भोजन मिलेगा, तो ये उद्दीपन उसमें विकसित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बुद्धि स्तर पर, बी अभिवृद्धि में, सी गतिवाही योग्यता में, डी उपरोक्त सभी में। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी में। यानी व्यक्तिगत भेद बुद्धि स्तर पर, अभिवृद्धि स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, संवेगात्मक उपलब्धि के स्तर पर, आयु के स्तर पर व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। यानी प्रत्येक व्यक्ति जो होता है मानसिक, सांस्कृतिक, जैविक, संवेगात्मक रूप से एक दूसरे से डिफरेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 24 चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? पूर्वानुभव, बी भाषा, सी तर्क, डी समस्या। यानी चिंतन प्रारंभ करने के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है हमारी समस्या। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा। इस पर रायबर्न ने लिखा था कि चिंतन इच्छा शक्ति प्रक्रिया है जो कि असंतोष के कारण आरंभ होती है। यानी कोई भी बच्चा अगर या बड़ा कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होता किसी चीज़ को लेकर, असंतोष अनुभव करता है, जो वहाँ चिंतन प्रारंभ हो जाता है। जैसे कोई भी कार्य किया या कोई भी घटना हुई उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो वहाँ बच्चा सोचना विचारना शुरू कर देता है। या चिंतन जनरली जो हमें सवाल दिया है वो दिया है कि चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है। जनरली समस्या के लिए समस्या को इसमें मुख्य कारण माना जाता है। यानी कोई भी समस्या जब सामने आती है तो हमारा चिंतन प्रारंभ होता है। यानी कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई हमारे सामने जिसे हम हैंडल नहीं कर पा रहे, तो हमें चुनौती के तौर पर दिखती है, समस्या के तौर पर दिखती है, तो वहाँ हम चिंतन शुरू कर देते हैं कि इसे कैसे हल किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया। ऑप्शन नंबर ए बिने साहब ने, ऑप्शन नंबर बी रिड ने, ऑप्शन नंबर सी टर्मन ने, ऑप्शन नंबर डी कैटल ने। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी टर्मन ने। जो बुद्धि लब्धि का फर्स्ट कॉन्सेप्ट था, बुद्धि लब्धि शब्द जो प्रयोग किया था वो 1912 में किया था। किसने किया था? स्टर्न ने किया था। ये एक जर्मनी विचारक थे और इसे संप्रत्यय के रूप में स्थापित करने वाला पहला श्रेय जो जाता है वो जाता है हमारा टर्मन को। और हम बात करते हैं बुद्धि लब्धि का सूत्र कब दिया गया था? बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया था 1916 में। क्वेश्चन नंबर 26 बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है।
ऑप्शन नंबर ए गहन दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर बी स्थायी दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर सी मानकीय दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर डी प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्थायी दृष्टिकोण। यानी बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन स्थायी दृष्टिकोण कहा जाता है, क्योंकि व्यक्तित्व मनुष्य की बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार के जो गुण होते हैं उनका योग होता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सामान्य बुद्धि का अभाव, ऑप्शन नंबर बी शारीरिक दोष, ऑप्शन नंबर सी विशिष्ट पिछड़ापन, ऑप्शन नंबर डी स्वस्थ वातावरण। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 स्वस्थ वातावरण। यानी स्वस्थ वातावरण पिछड़ेपन का कारण नहीं है। इस पर सिलिर बर्ड ने अपना स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि पिछड़ा बालक वह है जो अपने विद्यालय जीवन के मध्य में अपनी कक्षाओं के नीचे की कक्षा के उस कार्य को नहीं कर सके जो उसके आयु के बालकों के लिए सामान्य कार्य है। क्वेश्चन नंबर 28, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर ए मन ने, ऑप्शन नंबर बी सेल्स ने, ऑप्शन नंबर सी हिप्पोक्रेट्स ने, ऑप्शन नंबर डी कैटल ने। याद रहे 30 क्वेश्चन होने वाले हैं और अपना स्कोर लिखना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो हम एक ही क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन कवर अप करते हुए चल रहे हैं, ताकि एक भी किसी भी टॉपिक का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसके आसपास के सभी क्वेश्चन कवर होते चले और वो रिपीट हो जाए या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो मैं एग्ज़ाम में ना छूटे। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हिप्पोक्रेट्स। तो हिप्पोक्रेट्स के क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आया था और हिप्पोक्रेट्स के क्वेश्चन जनरली रीट में देखने को मिलते हैं, बाकी सी टेट यूपी टेट में बहुत कम देखा मैंने। सी टेट में तो आते ही नहीं है अभी तक। सी टेट के अगर आप प्रीवियस ईयर के 4 से 5 साल पहले के अगर क्वेश्चन पेपर उठाओ तो हिप्पोक्रेट्स के क्वेश्चन शायद ही कोई देखने को मिलेगा, पर रीट में लास्ट टाइम भी हिप्पोक्रेट्स का क्वेश्चन आया था और ये 2015 का क्वेश्चन पेपर है, इसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो हिप्पोक्रेट्स से रिलेटेड हम कुछ बातें कर लेते हैं, कहें कि कुछ पॉइंट्स को समझ लेते हैं। तो हिप्पोक्रेट्स हमारे ग्रीक के थे, यानी ग्रीक चिकित्सा शास्त्री थे जो कि 400 ईसा पूर्व के थे। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, उन्होंने लिखी थी बुक, उसका नाम था नेचर ऑफ मैन, और उन्होंने व्यक्तित्व को 4 भागों में वर्गीकृत किया था। पहला कफ प्रवृत्ति वाले, और दूसरा किए थे काले पित्त वाले, तीसरे किए थे पीले पित्त वाले, और चौथे किए थे अधिक रुधिर वाले, रुधिर यानी ब्लड वाले। तो कफ प्रवृत्ति वालों की विशेषता इन्होंने बताई थी आलसी, तामसी, निष्क्रिय और शांत जो होते हैं वो कफ प्रवृत्ति वाले होते हैं, और काले पित्त वालों में विषादी, चिंताग्रस्त और निराशावादी। और पीले पित्त वालों की उन्होंने विशेषता बताई थी क्रोधी और चिड़चिड़े होते हैं। और अधिक जो उन्हें 14 प्रकार बताया था अधिक रुधिर वाले, तो अधिक रुधिर वाले होते हैं वो उत्साही और खुश मिजाज होते हैं। सो ये कुछ बातें थी हिप्पोक्रेट्स को लेकर। सो आप हिप्पोक्रेट्स की थ्योरी पढ़ना तो बिल्कुल ना भूलें, उसे डिटेल से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। क्वेश्चन नंबर 29, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर ए अल्फ्रेड बिने ने, ऑप्शन नंबर बी स्पीयरमैन ने, ऑप्शन नंबर सी गिलफोर्ड ने, ऑप्शन नंबर डी थ्रस्टन ने। सो हमारा सामान्य और विशिष्ट कारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया वो किया था हमारा स्पीयरमैन ने। इन्होंने द्विकारक सिद्धांत दिया था, और इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन, द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था स्पीयरमैन ने 1904 में किया था। उनके अकॉर्डिंग बुद्धि की संरचना में मूल रूप से 2 ही कारक निहित होते हैं, एक सामान्य और दूसरा विशिष्ट। और उन्होंने स्पीयरमैन ने जो सामान्य कारक को मानसिक ऊर्जा का नाम दिया था।
क्वेश्चन नंबर 30, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? ऑप्शन नंबर ए संबंधन, ऑप्शन नंबर बी जिज्ञासा और ऑप्शन नंबर सी उपलब्धि। सो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उपलब्धि। तो जो मैकिलाइन थे उन्होंने उपलब्धि अभिप्रेरणा का विचार प्रस्तुत किया था और उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा वाले व्यक्ति जो होते हैं वो उच्च कठिनाई वाले कार्य ही चुनते हैं और प्रगतिशील परिवारों में बच्चे अपेक्षाकृत उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा का कार्य मार्ग ही चुनते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। सीटेट के या फिर यूपी टेट के अदर स्टेट के एग्ज़ाम और टीचिंग एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं, उन्हें करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल के साथ बने रहें। वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी रीड 2015 की नेक्स्ट पार्ट को लेकर, जो कि हमारा होगा हिंदी का। थैंक यू सो मच।